मैं प्रकाश सोलंकी आज फिर मेवाड़ के पार्ट 4 को लेकर टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 पढ़ा, पार्ट नंबर 2 और 1 नंबर पार्ट। उसमें हमने ये पढ़ा कि मेवाड़ों के शासक कौन कौन से थे और हम पढ़ रहे थे गुहिल वंश को, रावल शाखा को पढ़ रहे थे। आज दोस्तों हम रावल शाखा के अंतिम शासक और उसका नाम क्या आता है, रावल रतन सिंह आता है। आज हम रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रावल रतन सिंह कौन थे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। रावल रतन सिंह का समयकाल जो मेवाड़ में था वो 1301 से लेकर 1303 तक रहा। ये चीज़ आप याद रखना। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक, 1301 से 1303 का समयकाल। राम राम, गुड मॉर्निंग। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपका किया हुआ शेयर हमारा हौसला और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी के लेक्चर भी उपलब्ध होंगे। इधर देखना दोस्तों, थोड़ा सा हम दक्षिणी भारत के नक्शे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये पड़ता है मेवाड़, और इधर हम यदि बात करें तो यहाँ पर ये दिल्ली है। और अब हम बात करें कहाँ पर मित्रों, यहाँ पर तो ये इस प्रकार देखो, इसे कहते हैं हिंद महासागर का मोती, और प्राचीन इसका नाम क्या है, सिंगल द्वीप, और इसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप, और इसी को हम कहते हैं आज श्री और लंका। लो, ये हुआ श्रीलंका, और ये हुआ मेवाड़, और ये हुआ दिल्ली। अब देखो दिल्ली में कौन थे जब यहाँ पर रावल रतन सिंह थे। यहाँ कौन थे मेवाड़ में, रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक 1301 से 1303। उस समय इधर दिल्ली में कौन था, तो देखो बी टेम इन्ने कुण और इन्ने कुण। यदि आप बात करें रतन सिंह के समय की, तो बी टेम दिल्ली में कुण हो, खिलजी वंश था। इस चीज़ को ध्यान देना, कौन सा वंश था, खिलजी वंश हो। ई वंश की थोड़ी सी ध्यान दिया कि बी टेम बिन्ने कुण हो, खिलजी वंश हो। खिलजी वंश की आप थोड़ी सी बात कर लिया, और तो खिलजी वंश कटेगो 1290 लेकर 1320 तक अठ खिलजी वंश रहो। ठीक है, 1290 में शासक कौन बने हो खिलजी वंश को, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी 1290 लेकर कब तक रहे हो, 1296 तक रहे हो। इन चीज़ की ध्यान करिया। जलालुद्दीन बाद में कौन आयो, एक के अलाउद्दीन, एक के 47 अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन का समयकाल क्या है, 1296 से लेकर 1316 तक का इसका समयकाल है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किस चीज़ को देखेंगे, देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का सबसे खतरनाक शासक उसका नाम है एक अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1396 का समयकाल खिलजी वंश का बहुत ही खतरनाक समयकाल रहा। अब इधर रतन सिंह है। अब देखो थोड़ा सा इनको परिवार देख लिया, इनको परिवार देखा तो 8 गो राजा कुणो, 8 गो। एक चीज़ याद रखिए, हिचकी याद रखिए, ही च और ग, हिचक याद रखिए, हिचकी या हिचक बस। ही पर कौन है, ही पर है हीरामन तोता। किसा तोता है, हीरामन तोता। और चैऊ याद रखिया चंपावती, किसी वती याद रखिया, चंपावती। और गेहूँ याद रखिया के गंधर्व सेन याद रखिया, किसो सेन, गंधर्व सेन याद रखिया। हीरामन तोता, चंपावती और गंधर्व सेन। देखो सिंहल द्वीप के राजा का नाम गंधर्व सेन था, और उसकी पत्नी का नाम चंपावती था, और उनके यहाँ पर पालन का जो प्रिय पक्षी था वो था हीरामन तोता।
और इन दोनों की पुत्री जो थी ना, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पद्मिनी। और पद्मिनी का प्रिय पक्षी कौन सा था? हीरामन तोता। हीरामन तोता पद्मिनी से बात किया करता था, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं गुड मॉर्निंग, तो हीरामन तोता जो था वो भी पद्मिनी को क्या कहता था? गुड मॉर्निंग। अब क्या हुआ कि पद्मिनी जंगलों में जाती थी, विचरण करने जाया करती थी अपनी सहेलियों के साथ, तब ये तोता जो है साथ जाया करता था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जंगलों के अंदर यहाँ पर तोता क्या है, राह भटक गया और जो शिकारी थे उनके हाथ लग गया तोता। एक बात सोचो, जन शिकारियां का हाथ तो लागेगो तो तोते को क्या हाल होगा? तोते ने बेच दियो, तोते ने कट्ठे बेच दियो, अट्ठे बेच दियो, रतन सिंह ने बेच दियो। बीच में तोतो कुतुबुद्दीन ऐबक, पहली क्लास में हमने बात किया था, इससे पहले तीसरी में, कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, उसको बहुत लोगों ने बेचा था। तो इन तोते ने भी शिकारियां घनी जगह बेचियो, लेकिन वो चढ़ गयो किंग हत्या। एक दिन किन खरीद लियो? रतन सिंह। रतन सिंह तोते ने पूछो कट्टे को है? बोलियो मैं सिंहल द्वीप को हूँ। बोला सिंहल द्वीप में किंग को है? बोला पद्मिनी को हूँ। रतन सिंह बोलियो आप पद्मिनी कौन है? तब तोते ने कहा कि इसके एडी से लेके चोटी तक का मैं सौंदर्य का क्या करता हूँ? गुणगान करता हूँ। तब सौंदर्य का बखान किया था रतन सिंह के आगे, और ये भी कहा था कि ये जो गंधर्व सेन है ये अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखेंगे। क्या रखेंगे? स्वयं और वर रखेंगे। स्वयं का वर, स्वयंवर की चीज है। अब देखो स्वयंवर आ चीज है कि गंधर्व सेन आस पड़ोस का राजा ने बुलावा गो और राजा बिठा दिया गो आगे, हाथ में माला होएगी, किंग है, पद्मिनी है, और पद्मिनी देख लेगी किसो है, किसो है, किसो है, बिंग गल में गालनी है। बिन जी को पसंद आओगे बिंग गल में माला गल जाएगी, बाकी राजा आवेगा बै उठ जाएगा पाछा। तो इसो सिस्टम हटा हो स्वयंवर वाला। रतन सिंह पूछो तो तेने पहली रतन सिंह की 13 रानियां आई। कितनी रानियां आई? रतन सिंह की 13 रानियां आई। भी में एक रानी को नाम आवे नागावती। नागावती या नागवती आवे, ठीक है, सांपवती कौनी, नागवती। नागवती रतन सिंह की रानी है। अब देखो क्या हुआ। अब रतन सिंह चालो, बोले आप जावा जी, स्वयंवर तो देखा के चीज है स्वयंवर, और बिन देखन खातर रतन सिंह हटू चालो। रतन सिंह कट उड़ गयो सियल द्वीप। अब रतन सिंह जन सियल द्वीप गयो, जंगलांगमा वो भी भटक गई और इनकी नजर पड़ गई पद्मिनी पर, और यहाँ पर स्वयंवर चल ही रहा था। और जब यहाँ पर स्वयंवर चल रहा था तो क्या हुआ? मलखान सिंह था यहाँ पर सामने। कौन सा? मलखान सिंह। और इस मलखान सिंह को पराजित किया किसने? रतन सिंह ने। और रतन सिंह ऐसे दुगड़ुक दुगड़ुक करता किसको ले आया? इस प्रकार ले आया पद्मिनी को। मेवाड़ ले आया पद्मिनी। जना पद्मिनी एक सौंदर्य की धनी जब मेवाड़ में आई, तब देखो क्या हुआ। रतन सिंह के दरबार में एक अठरे तो ब्राह्मण बिंगो नाम के और राघव चेतन हो। अठरे तो चेतन कर तो राघव चेतन। राघव चेतन भी पद्मिनी ने देखी। देखते ही बतावे कि और राघव चेतन पहले क्या कर तो जादू टोना किया करता था और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा करता था, लेकिन जैसे ही इसने पद्मिनी को देखा ग्रंथ को उल्टा पकड़ के पढ़ने लग गया। ठीक है, ऐसे करते करते दिन बीतते गए, लेकिन इसने उल्टा ही पढ़ना शुरू किया और एक दिन इसके किए हुए जादू टोने रतन सिंह को हाथ लग गए। रतन सिंह ने इसको कहा तेरे काले करतूत है, और इसको कहा तेरे काले करतूतों के कारण मैं तेरे को निकाल रहा हूं, इसको निकाल रही है। ये दगड़ दगड़ करता चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। देखो राघव चेतन ने एक बात को पतो कि अलाउद्दीन खिलजी एक हिस्सो आदमी है कि वो औरतांगी गेल, महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और लालची आदमी है और साम्राज्यवादी नीति उसके पास है। तो मेरे साथ ये हाल किया है ना रतन सिंह ने, मैं बदला जरूर लूंगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सहायता से। अब देखो ओ 548 आ गयो राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी कन, और इतिहास की बात बता दी, तब इसे काला चेतन नाम दे दिया कि आज के बाद ये काला चेतन है।
देखो दोस्तों, जैसा कर्म करोगे लोग संसार वैसा ही नाम देंगे आपको। पढ़ोगे तो कहेंगे एक स्टूडेंट है, और घूमोगे तो कहेंगे रोड़ है, और गुनगुनाओगे तो कहेंगे पागल है, और गाओगे तो कहेंगे कि बड़ा अच्छा संगीतज्ञ है। तो इन बातों पर आप ध्यान देना। राघव चेतन अठे आ गयो। अब देखो के घटना घटी भी। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लियो थे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इन कर दूं, एक बार साफ कर दूं। अट तक कोई प्रॉब्लम आपने है कोई? आपने प्रॉब्लम की है आप पद्मिनी ने लिया है मेवाड़ में। अब आपने प्रॉब्लम थोड़ी सी रही है। बा प्रॉब्लम की है कि अट्ठे दिल्ली में कौन है? खिलजी वंश को कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अट्ठे कौन है? रतन सिंह है। कट्ठे रतन सिंह मेवाड़ में है या नहीं? मेवाड़ में रतन सिंह है। अब देखिया एक बात देखिया थी, अट्ठे राघव चेतन नायडू है। राघव चेतन नायडू है। इन कालो चेतन भी के राघव चेतन जब अलाउद्दीन को सारी घटना बता देता है तो अलाउद्दीन यहां से चढ़ाई करता है रतन सिंह पर। ऐसे ऐसे ये वो किला है जिसमें रतन सिंह सुरक्षित हैं। उस किले का नाम क्या है? चित्तौड़ दुर्ग। अपने आप में चित्तौड़ दुर्ग बहुत ही बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग ही यही है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी यहां से चला और इसने यहां घेरा डाल दिया। कब की बात है? 28 जनवरी की बात है गुरुजी। 28 जनवरी 1303 की बात है कि दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह की ओर चला और 28 जनवरी 1303 में घेरा डाल लिया दुर्ग के चारों ओर। लेकिन ये यहाँ बैठा रहा। कब तक? 26 अगस्त तक चारों ओर घेरा डाल के बैठा रहा। समय आ गया 26 अगस्त का। अब करे तो करे क्या? बाहर सेना भूखी मर रही है। आधी सेना अलाउद्दीन को बोली, देखो सुल्तान जी हम जा रहे हैं, हम बहुत भूख और बड़े प्यास से तड़फ रहे हैं, हम जाएं क्या? तब अलाउद्दीन खिलजी था, बड़ा महत्वाकांक्षी स्वार्थी आदमी था, लालची आदमी था, साम्राज्यवादी नीति और औरतां की गेल जातो। इसने एक सोच लिया कि क्यों ने अपने रतन सिंह के दुर्ग में ही चले जाएं। और ये चला गया, बोला रतन सिंह तेरा दुर्ग देखने आया हूँ, थोड़ी सी दुर्ग देख लूँगे। दुर्ग देखने के बाद रतन सिंह को बोला कि मेरे को एक बार पद्मिनी दिखा दो। अब क्या हुआ कि पद्मिनी का प्रतिबिंब ऐसे बना था, ऐसे कैसे? यहाँ पर छाया में परछाई पड़ी और इधर सिंह अलाउद्दीन ने छाया के अंदर पद्मिनी को देखा और देखते ही राघव चेतन की तरह मन विचल गया। अब जना मन विचलियो जन के वो भी टाइम की बात आ रही। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के प्रवेश महल के अंदर। अब देखो अपनी राजस्थान की एक संस्कृति रही है, कोई भी मेहमान आए तो उनको छोड़ने के लिए अपने दरवाजे तक अवश्य जाते हैं। रतन सिंह बोलियो अलाउद्दीन तुम दरवाजे तक छोड़ियो। जब ये दरवाजे तक आयो तो रतन सिंह ने गिरफ्तार कर गया, ले गया कटे दिल्ली में। एक बात देखी थी, एक थोड़ी सी सीख लेना राघव चेतन और हीरामन तोते से। पद्मिनी का सौंदर्य था, सियल द्वीप की थी, श्रीलंका की, लेकिन हीरामन तोते ने देखो उसको राजस्थान में आके मशहूर कर दिया कि इतनी सौंदर्य की धनी पद्मिनी। और राघव चेतन को देखो दिल्ली तक कर दी, क्या कर दी? चर्चा कर दी। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, फ्री में ऐड हो रही है। तो जीवन के अंदर एक बात ध्यान रखना, यदि आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है या फिर आप बहुत अच्छे रूपवान हो, बहुत सुंदर हो, तो सौंदर्य की ऐसे लोग करेंगे चर्चा, फ्री में होगी आपकी ऐड। या आप शिक्षा से बहुत अच्छे महत्व रखते हो, टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो अपने आप ही यहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, जरूरत ही कौन ऐड करने की। देख लियो शायद ही। अब क्या हो जनाट छोड़न आयो रतन सिंह, तो रतन सिंह ने गाल के ले गया कट्टे दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी करियो तुम्हारो ही। और फिर 5 संदेश भिजवा दिया पद्मिनी के पास
कि यदि पद्मिनी आए मेरे दरबार के अंदर दिल्ली में, रतन सिंह को छुड़वा के ले जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे। अब देखो, अब वापस पद्मिनी ने संदेश भिजवाया कि मैं आ रही हूँ, टेंशन मत ले अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मैं अपनी 1600 पालकियों के साथ आऊँगी, 1600 रानियों के साथ आऊँगी। अलाउद्दीन ने कहा और भी बढ़िया, आ जाओ। अब क्या हुआ कि पद्मिनी ने 1600 पालकियाँ ऐसी बनवाई और उन पालकियों के अंदर सेनापतियों को डाल दिया, ये पालकियाँ जाएगी, अब ऐसी पालकियाँ जाएगी। कहाँ जाएगी पालकियाँ? ये जाएगी दिल्ली के अंदर, अलाउद्दीन के पास पालकियाँ जाएगी। वो 1600 रानियाँ नहीं गई थी, 1600 के आसपास बताया जा रहा है आंकड़ा, तो पता नहीं पूरा क्या है। वो 1600 पालकियाँ नहीं थी, वो 1600 रानियाँ नहीं थी, वो सेनापति थे जिसमें गोरा था। कुछ खास है, गोरा था उसमें। गोरा कौन था? पद्मिनी का चाचा था। उसमें बादल था। अब ये बादल कौन था? पद्मिनी का भाई था। ए भाई और चाचा अटकियाँ आ गया, इंगी एक थोड़ी सी ध्यान रखिए। इनको साथ में दिया गया था, गंधर्व सेन ने इनको क्या है, पद्मिनी के साथ दिया था कि पद्मिनी को कहीं टेंशन आए राजस्थान में तो गोरा और बादल उसकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अब है दो, यूँ अलावा एक और जी के नाम के, ओ लक्ष्मण सिंह, ओ कुणो, ओ सिसोदिया हो, ओ भी पालकी के अंदर हो। यूँ अलावा इनके साथ बेटा बेबी भी माइया पालकियाँ, ए पालकियाँ लेके अट गया। अट जाऊँ तई बात ये भी कही हुई थी कि पहले पद्मिनी जो है वो रतन सिंह ने मिलेगी और रतन सिंह से पूछेगी और फिर ये अलाउद्दीन से मिलेगी। लेकिन पालकिया में कूणा गोरा बादल यहाँ करके सेनापतिया और अठाउन तई बवंडर मचो, और बवंडर मचा। यहाँ से रतन सिंह को छुड़वाया और किले के अंदर ले आए। काफ़ी समय तक किले में रहे, लेकिन किले में खान पीन का जी का भंडारा भी खत्म हो गया। अब गोरा और बादल बाहर आए लड़ने के लिए और लड़ते रहे। कब की बात है? 26 अगस्त 1303 की बात है। लड़ते अब क्या हो गए? रतन सिंह जी क्या हो गए? यहाँ पर शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। रतन सिंह यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए। और बात करें, गोरा बादल मारे गए और लक्ष्मण सिंह सिसोदिया और उनके साथ बेटे भी यहाँ पर मारे गए। और जब ऐसी हालात हुई तो क्या हुआ? अब क्या होगा? अब ऐसा तैयार किया गया, ये ज्वाला है, और इस प्रकार ज्वाला तैयार की गई और इस ज्वाला के अंदर ऐसा अंधेरा हुआ कि पद्मिनी के साथ 1600 रानियों ने जोहर कर डाला। देखो, अब ये जोहर क्या होता है? जोहर कर लिया। और यहाँ पर केसरिया किसने कर लिया? यहाँ पर केसरिया किया रतन सिंह ने। केसरिया और जोहर दोनों मिलते हैं तो उसे कहते हैं साका। अब ये साका कौन सा है? ये साका है 1303 का, राजस्थान का पहला साका 1301 का साका है। देखो, रणथंभौर में हुआ था। हमीर देव ने केसरिया किया था, हमीर देव ने केसरिया किया था और रंगा देवी ने जोहर किया था। जल जोहर हुआ था वो, लेकिन ये अग्नि जोहर हुआ। ये राजस्थान का पहला साका है, प्रथम है, और ये राजस्थान का क्या है? दूसरा साका। इस चीज पर ध्यान देना। लेकिन मेवाड़ का ये पहला साका है। मेवाड़ी रानियों को पता नहीं था कि जोहर क्या होता है, यहाँ पर पता चला। मेवाड़ का ये पहला साका है। देखो गुरुजी, दूसरो हो 1534 में और तीसरो हो 1568, 67 और 8 के अंदर। लो जी, तो चलो 3 साके हुए थे चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ को साकों का देश कहते हैं। और यहाँ पर जोहर का मेला भरता है कृष्ण पक्ष की चैत की एकादशी के दिन। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा है। तो इस बात में आप संतुष्ट होंगे कि इस प्रकार हुआ और अलाउद्दीन खिलजी क्या है, जीतकर वापस आ गया। चित्तौड़ को इसने जीत लिया। लेकिन मैं यहीं छोड़ता हूं इसको और एक चर्चा करता हूं यहां पर। इसका स्क्रीनशॉट लेना।
ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो क्या हुआ, अब ये जोर हो गया। अब कुछ सत्यता पर आधारित है कि क्या कुछ सत्य है बातें। अब देखो यहाँ पर कौन था, राघव देव था, राघव चेतन लिख दूं मैं। राघव चेतन किसके पास था, AK-47 के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अब इसने कहा भाई मेरे को कोई सम्मान दो, कोई सम्मानित करो मेरे को, भाई आपने जीत लिया चित्तौड़ मेरी सहायता से, तो मेरे को सम्मानित करो, सम्मानित करो मेरे को। किसने कहा, राघव चेतन ने। तब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सम्मानित भी किया था। देखो कि तुमने अच्छा काम किया मेरे लिए, इसलिए मैं तेरे को सम्मानित कर रहा हूं। वो बात कहाँ लिखी हुई है, उस बात का ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात लिखी हुई है सम्य और कत्तव, सम्य कत्तव के अंदर वो बात लिखी हुई है। और ये बात किसने लिखी हुई थी, ये गणेश्वर सूरी जो था उसका एक शिष्य था, उसका नाम था तिलक सूरी। तिलक सूरी ने इस बात को लिखा है। सम्य कत्तव कौमुदी इसका पूरा नाम था, साहित्य का कौमुदी, सम्य कत्तव कौमुदी किताब पहली किताब है ये। सम्य कत्तव कौमुदी के अंदर गणेश्वर सूरी के जो शिष्य थे तिलक सूरी, उसने लिखा कि राघव चेतन को अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मानित किया था, देखो इस जीत के बाद। लेकिन ठीक है, राघव चेतन तो सम्मानित हो गयो, कोई बात नहीं, इन्हें आजो फिर इतिहास में भी अमर ही होड़वा राघव चेतन इस प्रकार सम्मानित हो जा। लेकिन हम पढ़ते हैं किताब, उसका नाम क्या है, पद्मावत। इसका क्या रोल है इसमें, सत्य बात तो पद्मावती ही बताती है। पद्मावत कद लिखी जी, 1540 में लिखी जी। बी टाइम दिल्ली को सुल्तान कौन याद रखा, शेर शाह सूरी किंग काल में लिखी जी। शेर शाह सूरी के समकालीन था कौन, जल्दी कमेंट करके बताना कि पद्मावती को किसने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी कमेंट करो और बताओ। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। शेर शाह सूरी के समकालीन कौन थे जिसने 1540 में पद्मावत लिखी थी। अब देखो 1540 में ही पैपुर प्रताप, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 1540 में ही पद्मावत लिखी गई थी। अब इसको किसने लिखा, ये जल्दी से कमेंट करो। ये लिखी गई थी अवधी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई थी। और इसको लिखा था किसने दोस्तों, इसको लिखा था मलिक और मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे लिखा था। अब देखो मलिक मोहम्मद जायसी का समय काल क्या था, तो इसका समय ये था कि 1467 से लेकर 1542 तक समय था किसका, मलिक मोहम्मद जायसी का समय काल भक्ति काल का है। ये भक्ति काल में निर्गुण थे, निर्गुण भक्ति पर बल दिया जायसी साहब ने और पद्मावत लिख डाला 1540 और 1542 के अंदर। ये शासनकाल, इनका समय काल जो था वो पूरा हो गया। कहाँ के थे ये याद रखना, जायसी एक स्थान पड़ता है और वो जायसी स्थान पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश, और जायसी स्थान उत्तर प्रदेश के थे मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखो क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, हाँ ले लिया दोस्तों। तो इधर एक बात और बताता हूं मैं आपको, जो आपने कभी नहीं देखी आज तक साहित्य के अंदर। राहुल रतन सिंह को बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये साहित्य नहीं पढ़ा जो मैं आपको करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात साहित्य में लेके मैं बता रहा हूं। किसने कहा किस युद्ध के बारे में और किसने किसको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार आती है पद्मावत, कांस्टेबल हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, RS हो। अब देखो इस किताब की बात करें तो इसमें कुछ प्रतीक बताए गए हैं। अब गुरुजी है प्रतीकियाँ, प्रतीकियाँ जियाँ अपांकन है पद्मिनी, है पद्मिनी। इसको किसका प्रतीक बताया है, परमात्मा का प्रतीक बताया। लो जी, पद्मिनी को परमात्मा का प्रतीक बताया। एक और रानी ही इंगी बिंगो नाम के वो नागमती, और नागवती या नागमती को दिखाया गया हृदय का प्रतीक।
लो जी, हृदय से प्यार करती थी नागवती, और पद्मिनी तो परमात्मा ही थी। और तीसरी बात कि रतन सिंह को क्या बताया गया है इसमें रतन सिंह को बताया गया है मन। किसका प्रतीक दिया गया? मन। कि रतन सिंह का मन किया, वो मन मोह लिया पद्मिनी का। और चौथी, एक की अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया माया का प्रतीक है कि इसको माया के सिवा कुछ नहीं है, मेरे को माया चाहिए, माया चाहिए। माया के सिवा एक के पास कुछ नहीं था। माया चाहे औरता में ले लो, चाहे पीसा में ले लो माया थी। और कौन आ गया? राघव चेतन। अब राघव चेतन ने देख लिया, राघव चेतन ने के कुछ के राज्य में राघव चेतन को कहा गया है शैतान। लो जी, ओ शैतानी हो, शैतानी को काम ही करियो है। काला चेतन कहते हैं इसको, मैं तो काला चेतन ही कहता हूँ इसको, क्योंकि इसने इतिहास का अच्छा कार्य उधर काल में बदल दिया और मेवाड़ के अंदर काल कर दिया इसने। जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। दोस्तों, इस चीज़ को आगे से आगे शेयर किया करो, साथ में नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट टाइम पर ले लिया करो। मैं आपका जब भी रावल वंश कंप्लीट रतन सिंह हो जाएगा, आपके लिए टेस्ट की व्यवस्था करवाऊंगा, उसमें देखूंगा कौन क्या पढ़ रहा है और परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को वो पढ़ रहा है। आए हुए प्रश्न सारे करवाऊंगा मैं आपको। राघव चेतन। अब कौन रह गयो? अब एक तो रह गयो थारो सिहल द्वीप। कौन सो द्वीप? लो, सिहल द्वीप ने क्या कहता? संसार कहता। सिहल द्वीप यहां पर किसका प्रतीक है? संसार का प्रतीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा कौन सा रहा है? चित्तौड़ रहा है आपके पास। अब बताइए चित्तौड़ को किसका प्रतीक माना गया था? जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से बताएं मेरे को कि चित्तौड़ को किसका प्रतीक बताया गया था। ये आप ही के लिए प्रश्न है। जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। इस चीज़ को देख लो आप। ये वो चीज़ें करवा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से नवीन पद्धति के आधार पर आपको रटना नहीं है दोस्तों, आपको समझना है। ये नई शिक्षा नीति बता रही है, आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है दोस्तों, समझना है हर चीज़। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना चित्तौड़ किसका प्रतीक माना गया था। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, पद्मावत के अलावा भी इसकी कोई पुस्तकें थी क्या? किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो याद रखना, एक तो है अखरावट। अखरावट कौन सी है? अखरावट पुस्तक किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके अलावा आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम। और आखिरी कलाम के अलावा कौन सी है? तो आखिरी कलाम के अलावा है कन्हावत। कन्हावत के अलावा कौन सी है? चित्रलेखा। चित्रलेखा। तो ये अन्य पुस्तकें भी है किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे फेवरेट पुस्तक पद्मावत। पद्मावत इस सब का चरित्र देती है, इतिहास बताती है, प्रेम बताती है। रावल रतन सिंह और पद्मिनी के बीच का प्रेम प्रसंग और किस प्रकार 1303 की लड़ाई हुई उनके बारे में भी बताता है। साके के बारे में पद्मावत बताता है। और इसके अलावा पद्मावत ग्रंथ ये भी बताता है कि पद्मिनी ने जब जोहर किया तो क्या कहा था। पहली पंक्ति पद्मावत ग्रंथ की पहली पंक्ति देखिए आप कि मनुष्य प्रेम बहु बैकुंठी, मनुष्य प्रेम की बैकुंठी जाल में फंस जाए। मनुष्य मानुष प्रेम बहु बैकुंठी, नहीं तो काछार भरी मुट्ठी। मनुष्य में प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है तो सब कुछ है, वरना जिस प्रकार एक राख की मुट्ठी है उसी प्रकार मनुष्य का ये धड़ है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लिए दोस्तों, हम आगे के साहित्य के बारे में बात करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट का, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या न आए। हाँ, थोड़ी सी समस्या आ रही है दिखाई की, लेकिन ये जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएंगे
तो मनोबल के साथ सब कुछ हो सकता है दोस्तों। एक गधा भी एक बहुत बड़ी पहाड़ी को पार कर जाता है, कूद जाता है, तो ये तो छोटा सा काम है दोस्तों। अब देखो हम आगे के तथ्य को किस प्रकार पढ़ते हैं। अब इधर आता है कौन? अमीर खुसरो। किधर आता है? अमीर खुसरो आता है। और अमीर खुसरो क्या कुछ लिखता है, किधर आता है? अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ आए थे। 1303 का जो युद्ध है, उस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ आए थे। और जब साथ आए तो इसने कहा कि हम अमीर हैं तो हम खाते हैं। अमीर खाता है, अमीर खाता है, अमीर सब कुछ खाता है, ठीक है। खैपुर है खजाइन उल फुतू है। और तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई और खजाइन उल फुतू है, ये दो किताबें आती है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने इन दोनों किताबों के अंदर ये लिखा है कि मैंने 1303 के साके को और 1303 की लड़ाई को आंखों से देखा है, और इसने इस किताबों के अंदर आंखों देखा वर्णन किया है। इसको ध्यान से देखना हो। उसके बाद देखो, इसके बाद एक और आता है, उसका नाम क्या है? महमूद कासिम फरिश्ता। महमूद कासिम फरिश्ता क्या लिखता है, इसकी बातों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। महमूद कासिम फरिश्ता जो है वो दो किताबें लिखता है। कहता है कि काश वो तारीख आ जाए जिस दिन हमें गुल खिलाना है। काश वो तारीख आ जाए, तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता 1610 की लिखी गई है। और इसमें महमूद कासिम ने क्या लिखा है? तारीख ए फरिश्ता के अंदर महमूद कासिम ने ये लिखा है कि पद्मिनी रतन सिंह की बेटी थी। पद्मिनी क्या नहीं थी? रानी नहीं थी, वो रतन सिंह की बेटी थी। इसने तो सारा काम ही हमारा बिगाड़ दिया, देखो, ठीक है, इसने बोल दिया। दूसरी इसकी क्या है? गुलशन ए हमीमिद। और गुलशन ए हमीमिद किताब भी किसकी है? महमूद कासिम की है। इसने दो किताबें लिखी और इधर ये आ गई। इसके अलावा साहित्य में आप जाओ तो याद रखना, गोरा बादल की चौपाई किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल की चौपाइयाँ किसने लिखी थी? गोरा बादल की चौपाई अति इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, परीक्षा में ऐसी धड़ी पड़ी मिलेगी आपको। देखो, गोरा बादल की चौपाई, प्रश्न शानदार बनता है, शानदार आता है। गोरा बादल की चौपाई लिखी है हेमरतन सूरी ने। किसने? हेमरतन सूरी ने। हम गोरे हैं, हम गोरे हैं, काले नहीं हैं, हम गोरे हैं। हेमरतन सूरी ने लिखी है गोरा बादल की चौपाई। इसके बाद पद्मिनी चरित्र। पद्मिनी चरित्र किसने लिखा है? अति इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करो, बताओ पद्मिनी चरित्र किसने लिखा है? हाजी ने लिखा है। किसने? हाजी उल उद्दबीर। हाजी उद्दबीर या फिर हाजी उल उद्दबीर ने लिखा है। क्या पद्मिनी चरित्र किसने लिखा? हाजी उल उद्दबीर ने लिखा है। तो ये पद्मिनी चरित्र, ये गोरा बादल की चौपाइयाँ, अमीर खुसरो ने कौन सी किताबें, महमूद कासिम फरिश्ता ने कौन सी किताबें लिखी? क्या लिख डाला कि रानी नहीं थी पद्मिनी, पद्मिनी इसकी बेटी थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों। ले लिया है तो हम आगे जाते हैं। इसके बाद क्या कुछ है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी एक बात लिखता है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या लिखता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा,
गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन सी बात लिखता है जो बड़ी फेमस लगती है हमें? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी सारा काम ऐसे लिख दिया कि रतन सिंह के समय की मैं बात बताता हूं सत्य। किसने कहा? हीराचंद ओझा ने। कि इनके समकालीन की यदि मैं बात करूं तो इनके समकालीन सिहल द्वीप में गंधर्व सेन नाम से कोई राजा ही नहीं था। गंधर्व सेन नाम का राजा नहीं था। देखो क्या लिखा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कि मैंने पूरा इतिहास पढ़ा है, लिखा है। मैं ये लिखना चाहता हूं कि उस समय सियल द्वीप के अंदर गंधर्व सेन नाम से कोई राजा ही नहीं था। तो पूछो भाई कौन था? तो इसने कहा वो था कीर्ति निशंकदेव। कौन था? कीर्ति निशंकदेव पराक्रम बाहु था। पराक्रम बाहु। ये लो, एक तो बात इसने लिखी है कि कीर्ति निशंकदेव पराक्रम बाहु था, वो नहीं था। इसके अलावा भुवनेक बाहु था, भुवनेक बाहु था, ये थे जी। लेकिन ये नहीं था, गंधर्व सेन नहीं था उधर ये थे। पता चला कुछ? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या लिखा है? ध्यान रखना इस चीज़ को दोस्तों, क्या लिख रहा है और क्या हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों पर ध्यान देना। साफ कर दूं दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ तक साहित्य के बारे में पता चला जो आज तक आपने साहित्य नहीं पढ़े होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य, मैंने हर बात को आपके सामने रखा है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखियो, 1310 का फारसी लेख, 1310 का फारसी लेख के लिखन लग गया। देखो 1310 का फारसी लेख पूरा का पूरा अलाउद्दीन पर है, 147 पर है। ठीक है, क्या है वो बताता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि उस समय का सूर्य था, ये उस समय का क्या था? सूर्य था। बोले कौन? बोले ओ अलाउद्दीन खिलजी। बी टाइम को सूर्य और बी टाइम की ईश्वर की छाया ही, ईश्वर की छाया थी उस समय। और संसार का रक्षक था, संसार का रक्षक था। इस चीज को ध्यान देना। एक तो संसार का रक्षक बताया गया है, एक उस समय का सूर्य बताया गया है, ईश्वर की छाया बताई गई है। किन? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस्सा है चित्तौड़ में मिला, 1310 का फारसी लेख, माँ बात बोली गई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके। ए ओ साहित्य बीच को अब वापस आ जो थे कटे बटे आ जो जठापा काम पूरो करियो, लड़ाई कर गेर समेट दियो काम। अब क्या हुआ था कि 1303 में साका भी हो गया था। इधर उस समय एक था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का राज कहाँ हो गया? चित्तौड़ पर हो गया। और जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर राज हुआ, उस समय की एक घटना है, वो यहाँ पर एक दरगाह है, उस दरगाह की घटना बताई जा रही है। इस दरगाह का नाम क्या है? दाई बाबा पीर। दाई बाबा पीर। दाई बाबा पीर में कुछ बातें लिखी हुई है। दाई बाबा पीर में ये बातें लिखी हुई है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और इसका नाम रख दिया था क्या? खिजराबाद रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। अब देखो एक बात बताऊं थाने, जैसे ही 1303 के अंदर क्या हुआ? अधिकार हुआ चित्तौड़ पर। किसका अधिकार हो गया? इसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। और जैसे ही 1303 में अलाउद्दीन का खिलजी का अधिकार हुआ तो घटना क्या घटी कि इसने चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। ओ कौन हो? इनको छोड़ो अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था? लड़का था। और ज़्यादा टाइम तक रह कौन पायो? ज़्यादा टाइम तक कौन रहो? इन के करियो एक मालदेव आवे चौहान, सोनगरा चौहान हो, मालदेव सोनगरा चौहान।
ये जो था ना मालदेव सोनगरा चौहान, इन मुंशाला मालदेव के वे मुंशाला मालदेव, इस मुंशाला मालदेव को कहा कि भाई तू 1313 के बाद का शासन संभाल लेगा क्या। तो इसने कहा मैं 1313 के बाद शासन संभालूंगा। और मुंशाला मालदेव के परिवार ने 1313 से लेकर 1326 तक राज किया था दोस्तों। अब मुंशाला मालदेव किन्नू आयो, एक घटना सुनी होगी थे कि 1310 की घटना सुनी ना, 1311 की घटना सुनी, लो 11 कर दो। 1311 में जालोर दुर्ग पर कौन हो, कानड़ देव बिरमदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने किया है कि फिरोजा जो थी वो बहुत चाहती थी बिरमदेव को, बिरमदेव नहीं चाहता था। जब फिरोजा को बिरमदेव नहीं चाहता था तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, इस पर जालोर पर आक्रमण किया था कानड़ देव पर। और 1311 के अंदर कानड़ देव मारा गया था। 1311 में मुंशाला मालदेव जो था यह अलाउद्दीन की शरण में चला गया था। ये जब शरण में चला गया, बिरमदेव का ये चाचा था, अलाउद्दीन की शरण में चला गया। तो अलाउद्दीन यहाँ से चला गया खिजराबाद को चित्तौड़ छोड़कर। तो चित्तौड़ को किसने किसको सौंप दिया, खिज्जर खान ने इस मालदेव मुंशाला को सौंप दिया। अब आप के पढ़ांगा मालदेव मुंशाला ने पढ़ांगा, ठीक है दोस्तों। अब कौन हो मालदेव मुंशाला और किया के कुछ घटना घटी बिंगी बात करांगा। अब अठे एक चीज ध्यान रखिया, हाँ ये लड़ाई का के ई लड़ाई का ध्यान रखिया। एक तो सीता चरित्र, सीता चरित्र ही लड़ाई के बारे में बताने लाग रही है के कुछ लड़ाई ही के कुछ ना ही। इन अलावा मनूच के बारे में लिखने लाग रही हो। मनूच एक फ्रांसीसी साहित्यकार था, फ्रांसीसी था ये, उसने भी लिखा था इस युद्ध के बारे में। इसके अलावा नैन्सी ने भी इस युद्ध के बारे में लिखा है। एनालस एंड एंटीक्विटीज के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने भी लिखा है। और इस युद्ध के बारे में अबुल फजल ने भी लिखा है जी। अबुल फजल ने भी किताब के बारे में लिखी हो, युद्ध के बारे में अबुल फजल लिख रहा है, कर्नल जेम्स टोड लिख रहा है, नैन्सी मनूच है, सीता चरित्र है। अब में भी आ चीज़ा लिखेड़ी है कि लड़ाई तो हुई 1540 में, यही कारण यहाँ लड़ाई हुई। अब अठा जो थी अठे के आप पढ़ांगा, आप इतनी देर आप पढ़न लाग रहा भाई अठे बैठ गयो कौन, मुंशाला मालदेव। और जड़ा मुंशाला मालदेव अठ बैठे हो, ठीक है। और इनको एक बेटो हो, बिंगो नाम भी के हो बिरम देवी हो, बाद में बिरम हो, ठीक है, देव कर दिया लोज हो। लेकिन आ बात तो आप पढ़न लाग रहा। और इन के करियो कि 1326 में सिसोदिया गांव आ गयो अमीर। और अमीर सिसोदिया इन्नू आयो दगड़क दगड़क कर दो 1326 में इन हरा दियो। और 1326 में इन हराउता ही के करियो सिसोदियों की स्थापना कर दी, पुनः यहाँ पर गुइलों की स्थापना कर दी सिसोदियों वंश की पुनः स्थापना कर दी। कहाँ पर कर दी, मेवाड़ के अंदर कर दी। फिर क्या होयो, फिर थे सुनो यो मोहम्मद बिन कासिम आ गयो। कौन आ गयो, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम तुगलक था। और इस आगे किन करी, अमीर एक सिंगोली को युद्ध करियो, सिंह बताया इन मोहम्मद बिन कासिम ने। ई युद्ध में वो कासिम हार गयो, दिल्ली को सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम हार गयो तुगलक को। और सिंगोली के युद्ध में जीत हुई। जीत होते ही इनके करियो एक मंदिर बनवायो किन, हमीर देव ने। उस मंदिर का नाम क्या था, अन्नपूर्णी माता। अन्नपूर्णी माता को मंदिर बनवा दियो। अन्नपूर्णी माता ने के वहाँ पा बर बड़ी माता के वहाँ इनको मंदिर बनवा दी। और आ माता के बन गई आंगी इष्ट देवी बन गई। देखो कुलदेवी कौन है, सिसोदिया की बाण माता। इष्ट देवी कौन होगी, अन्नपूर्णी माता। इष्ट देवता कौन होगे, जल्दी बताओ, चार भुजा वाले होगे। और कुल देवता कौन होगे, एक लिंगनाथी होगे। हुए नहीं हुए, हाँ। लेकिन एक बात और ध्यान दिया,
अठे ओई कौन गौरी शंकर हीराचंद ओझा के लाग रहा है कि हमीर ने यहां पर इसको नहीं पराजित किया था, यहां पर जय सिंह को पराजित किया था। लो, मुंशाला मालदेव का बेटा जय सिंह को बताया किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ब्रह्मदेव ने बतावे। अब क्या घटना घटी? अमीर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जय सिंह को पराजित करता है, लेकिन अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसने ब्रह्मदेव को हराया था। ओ अमीर कौन हो? अमीर की बात करा तो आप पढ़ांगा लक्ष्मण सिसोदिया को 7 बेटों के साथ 1303 में मरना पड़ा था, और इसका वंशज आया था हरि सिंह जी। कौन आया था? हरि सिंह जी। और हरि सिंह सिसोदिया का बेटा था अमीर सिसोदिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना। आगे हम पढ़ेंगे कि अमीर सिंह को वीरराज कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक किसने कहा, और इसके अलावा विषम घाटी पंचानन किसने कहा था हमीर को, और हमीर का क्या कुछ मेवाड़ में माहौल रहा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट किया करो। आपको अच्छा लगे तो बताया करो, और आपको ठीक ठाक लग रहा है तो भी बता दिया करो, क्योंकि आपको इस मेहनत के बलबूते पर एक अच्छी मंजिल हासिल करनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत, जय भारत माता की।